सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे थे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में। हमने पिछली क्लास में समझा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखा हमने, बेसिक चीज़ें। देन हमने समझा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स टू द बायर और एग्रीज टू ट्रांसफर टू द बायर द प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर अ प्राइस। ये हमने समझा। इसमें हमने देखा अगर वो तुरंत ट्रांसफर कर देता है तो इसको हम सेल बोलते हैं। आगे चल के ट्रांसफर करेगा, अभी सिर्फ एग्री किया है तो इसको हम एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। फिर हमने देखा प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी को डिफाइन किया, इट मीन्स दी जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स, एंड जनरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में तीन चीजें हैं, एक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दूसरा गुड्स, तीसरा प्राइस। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप दो प्रकार से, तुरंत होगी तो सेल, आगे चल के होगी फ्यूचर में या कोई कंडीशन के पूरे होने पे तो एग्रीमेंट टू सेल। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे। देन सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस बिटवीन हम देखना चालू करेंगे। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हम देखेंगे अभी, और डिटेल में हम वैसे ओनरशिप के बारे में चर्चा करेंगे एक अलग चैप्टर में। सो सबसे पहले सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स कैसा हो सकता है बताया, इट कैन बी आइदर अ सेल और इट कैन बी एन एग्रीमेंट टू सेल। तो या तो सेल हो जाएगा या तो सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल है। दैट मीन्स अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई बट आगे चल के ट्रांसफर होगी। सेल कब है, वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स दैट इज द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर हो चुकी है फ्रॉम सेलर टू बायर, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। सो सेल हो गया, ओनरशिप जैसे ही ट्रांसफर होगी वैसे ही। द ट्रांजेक्शन इज सेल इवन दो, भले ही द प्राइस इज पेएबल एट अ लेटर डेट, भले ही पैसा अभी नहीं दिया बट फिर भी सेल हो गया। ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो गई ना तो सेल हो गया। सो द ट्रांजेक्शन इज सेल इवन दो द प्राइस इज पेएबल एट अ लेटर डेट, भले ही पैसा आगे चल के देंगे तो भी सेल हो गया। और इवन दो डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ये भी आगे होगी, डिलीवरी इज टू बी गिवन इन फ्यूचर, प्रोवाइडेड ओनरशिप इन द गुड्स शैल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। ओनरशिप जाना चाहिए, भले ही फिर हो सकता है प्राइस अभी दिया ही नहीं, डिलीवरी ऑफ गुड्स भी नहीं हुई, बट फिर भी ओनरशिप अगर गई तो ये सेल है। सो दैट मीन्स आपको यहां से एक चीज समझ में आती है कि प्राइस पे करना ये एक अलग इवेंट है, गुड्स को डिलीवर करना अलग इवेंट है, और ओनरशिप ट्रांसफर करना इज द थर्ड इवेंट। तो ओनरशिप ट्रांसफर करने का पेमेंट ऑफ प्राइस और डिलीवरी ऑफ गुड्स से कोई लेना देना नहीं होता। सो कुछ ऐसी चीजें जो आपको अभी तक पता नहीं है वो देखेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है। तो मैं बेसिक कुछ पॉइंट्स बताता हूं आपको। तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल, ये दोनों में सबसे मेन फर्क तो वही है, ओनरशिप ट्रांसफर होने का। सेल हो गया ये हम कब बोलते हैं, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। दैट मीन्स आप देखोगे जब सेल का केस है ना, तो यहाँ पे बायर ओनर बन चुका है। समझो मिस्टर ए है, मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स बेचते हैं और मिस्टर बी ए को पैसा देने का वादा करते हैं। अब गुड्स में अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जनरली वही एग्जांपल लेंगे गणपति बप्पा का। गणपति बप्पा है तो एक मूर्ति आप खरीदने आ रहे, समझो आप बायर हो मैं सेलर हूँ, मैं गणपति बप्पा की मूर्ति भी बना के बेचता हूँ। तो सीजन में तो कुछ भी काम कर लेते हैं अपन। तो सीजन है तो गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं और बेचते हैं। अब आप मेरी दुकान पे आते हैं, आप बप्पा की एक मूर्ति को पसंद करते हैं, ये बप्पा गुड्स है, मूवेबल है, एंड बदले में पैसा एग्री करते हैं, मान लो 2000 रुपए की बात हुई। तो मैं हो गया सेलर, आप हो गए सेली, बायर सेली नहीं होता, ठीक है। सो बायर हो गए, और यहाँ पे गुड्स देने वाले हम, गुड्स पप्पा, ये गुड्स है, ये गुड्स बिल्कुल रेडी हैं। मेरी दुकान पे आप आते हैं, दुकान में सामने ही बहुत सारी मूर्तियां रखी है, उसमें से एक मूर्ति आप पसंद करते हैं और बोलते हैं सर मुझे ये वाली मूर्ति चाहिए। तो आप वो पर्टिकुलर मूर्ति खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैं बेचने को तैयार हूं, और गुड्स बिल्कुल रेडी हैं। इसको हम एक नाम देते हैं, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है। गुड्स जो है ये रेडी हैं, दैट मीन्स इन डिलीवरेबल स्टेट। तो अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है ना, तो ऐसे केस में क्या होता है, ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है।
जैसे ही हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, गुड्स वहीं रखे हैं, हमने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने खरीदने का एग्री किया, मैंने बेचने का एग्री किया, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा, ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। तो इसको हम बोलते हैं, ये जनरल रूल है, अगर हम कुछ और एग्री करेंगे तो वैसा होगा। अगर गुड्स रेडी है, हम बोलते हैं 1 महीने बाद ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो वैसा होगा। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। सो ओनरशिप कैसे ट्रांसफर हो जाती है? तो तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। तो जैसे ही हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने बेचने का एग्री किया, आपने खरीदने का एग्री किया, तो ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाएगी और अब आप ओनर हो चुके हो। भले ही गुड्स अभी आपने लेके नहीं गए, गुड्स वहीं रखे हैं, फिर भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो ध्यान रखो, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अभी हजम नहीं होंगे, अभी लगेगा ऐसा कैसा, लेकिन मानते हुए आगे चलो। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आगे ये पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं बहुत सारी चीजें बोलता हूँ, आपको आगे आएगी, तो आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो ये वाले पॉइंट्स कवर होंगे। सो ओनरशिप ये अलग ही चीज है, गुड्स की डिलीवरी होना अलग चीज है, पेमेंट ऑफ प्राइस होना अलग चीज है, और ओनरशिप ट्रांसफर होना इज द थर्ड थिंग। तो ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो गई है, तो बायर ओनर बन चुका है, तो हम बोलते हैं सेल है। तो सेल में बायर बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स इफ द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। ये वर्ड हम आगे बहुत डिटेल में समझेंगे। डिलीवरेबल स्टेट यानी आप अभी बोल सकते हैं जो बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे आप उठा के ले जा सकते हो, उसको कोई पैक वैक करने की जरूरत नहीं। गणपति बप्पा की मूर्ति आप वैसे ही उठाते हैं और लेके चले जाते हैं। तो ये डिलीवरेबल स्टेट में इट कैन बी डिलीवर्ड एनी टाइम। सो ऐसे केस में एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुड्स आपने लेके गए या नहीं लेके गए, और प्राइस दिया या नहीं दिया। अगर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, लेकिन मैं बोलता हूं या आप बोलते हैं कि सर गुड्स हम कल लेके जाएंगे, तो कल सुबह मुहूर्त का टाइम है, अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है, तो मैंने खरीद तो लिया लेकिन मैं कल सुबह गुड्स लेके जाऊंगा, ऐसा आप एग्री करते हैं। तो अगर आपने बोला है कि गुड्स कल सुबह ले जाएंगे, तो भी डिलीवरी भले आप कल ले जा रहे हो, ओनरशिप कब ट्रांसफर हो गई? तो अभी के अभी ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। तो ओनरशिप ट्रांसफर होना ये एक सेपरेट टॉपिक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स भले ही आप कल लेके जाओगे, हो सकता है पेमेंट भी आपने पूरा नहीं किया, अभी सिर्फ आपने 100 रुपया पे कर दिया, बाकी के 2000 रुपए, बाकी के 1900 रुपए आप कल ला के दोगे, तो भी ओनरशिप अगर आज ट्रांसफर हो गई तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सेल। सेल बोलेंगे हम इसको, ठीक है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विल बी डिस्क्राइब्ड एज सेल, सेल हो चुका है। अगर सेम चीज लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा ही कुछ होता है। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, वैसे ही सिमिलर एग्जांपल समझो, आप गुड्स खरीदने आते हो, तो ये मैं हूं, ये आप हैं, आप खरीद रहे हैं, बायर, ये बेच रहा है, बाई, नहीं सेलर, बाई नहीं होता। तो ये गुड्स बेच रहा है, पप्पा है, और 2000 रुपए की बात हुई है। लेकिन थोड़ा सा हम इसमें नाटकीय रूपांतर करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मान लो आप मेरे पास एक फोटो लेके आते हैं और फोटो दिखाते हैं, बोलते हैं शर्मा जी ये देखो फोटो, ऐसा का ऐसा मुझे गणपति बप्पा की मूर्ति बना के दो। अब यहाँ पे मैं एग्री कर रहा हूं कि ठीक है, 1 हफ्ते बाद आप ये खरीद के लेके चले जाना। कॉन्ट्रैक्ट आज हो गया कि 1 हफ्ते बाद मैं बना के रखूंगा और आप लेके जाना। अभी मेरे पास वो बने ही नहीं है, तो अभी आप ओनर बन नहीं सकते, क्योंकि गुड्स ही नहीं है, तो गुड्स की ओनरशिप नहीं जा सकती। अभी गुड्स तो रेडी ही होने के हैं, आप सिर्फ फोटो लेके आते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ रॉ मटेरियल पड़ा होगा, जो भी मिट्टी वगैरह है, तो वो सबसे मैं गुड्स बनाऊंगा और कल चलकर मैं आपको बेचने वाला हूं। तो यहाँ पे गुड्स रेडी नहीं है, पप्पा है बट बनने के हैं, गुड्स आर नॉट रेडी, इनकम्प्लीट है बोल सकते हैं। तो यहां पे ओनरशिप किसकी रहेगी? तो सेलर की ओनरशिप रहेगी। जो भी अनफिनिश्ड गुड्स होंगे, जो भी रॉ मटेरियल वगैरह होगा, उसकी ओनरशिप अभी किसकी है? तो एक ही है। आज ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, बट मैंने बोला कि मैं आपको 7 डेज में, 7 दिन के अंदर ये गुड्स बेच दूंगा। सो 7 दिन बाद ओनरशिप ट्रांसफर होगी। जब मैं गुड्स बना दूंगा, आपको बताऊंगा कि आपके गुड्स रेडी हैं, लेके चले जाओ, तब जाके ओनरशिप ट्रांसफर होगी। बट कॉन्ट्रैक्ट आज हो चुका है, तो ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, अब मुझे बना के देना है। अगर 7 दिन में मैं बना के नहीं दूंगा, तो फिर यहाँ पे आप एक्शन ले सकते हैं ब्रीच की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जरूर बन चुका है। सील हो या एग्रीमेंट टू सेल हो, दोनों ही एक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर कोई भी पार्टी बाद में मना कर देगी, तो दूसरी पार्टी यहाँ पे एक्शन ले सकती है, रेमेडीज फॉर ब्रीच, तो डैमेजेस वगैरह क्लेम करना, ये सब राइट्स उसको प्राप्त होंगे। लेकिन फर्क ये होता है कि अगर गुड्स बिल्कुल रेडी हैं,
तो ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। अगर हमने कुछ और एग्री नहीं किया है तो ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाएगी। मैंने मोबाइल बेचने का एग्री किया, मोबाइल यहीं रखा हुआ है, आप खरीदने को तैयार है, मैं बेचने को तैयार हूं, जैसे ही हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। सो गुड्स बिल्कुल डिलीवरेबल स्टेट में, इसको कुछ करना नहीं है, तो ऐसे केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। अगर हमने कुछ और एग्री नहीं किया तो अगर हम बोलेंगे 1 महीने बाद में बेचूंगा तो फिर 1 महीने बाद ओनरशिप ट्रांसफर होगी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, सो आज के आज ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। सो मेन फर्क यही है कि जब सेल की बात हो रही है तो बायर ओनर बन चुका है, क्योंकि हम बोलते हैं इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में आज ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, आगे चल के होगी। तो आज सेलर ही ओनर है गुड्स का, कल चलकर ओनरशिप बायर को ट्रांसफर होगी। सो डिलीवरी ऑफ गुड्स अलग चीज है, पेमेंट ऑफ प्राइस अलग चीज है, और ओनरशिप ट्रांसफर होना ये अलग चीज है। ठीक है, तो अभी आपको हजम नहीं होगी ये चीज, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको लगेगा कि ऐसा कैसा, अभी वहीं अटके रहेंगे और इस और गुड्स तो लेके नहीं गया। फिर भी मान लो जैसा मैंने बता दिया कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे, तो पूरा इसके ऊपर एक चैप्टर अपने को पढ़ना है। ठीक है, सो ये डिफिकल्ट नहीं है टॉपिक, ये सिर्फ आपने जो सोच के रखा है उसके विपरीत चल रहा है। आपने सोच के रखा है ओनरशिप जाती है जब गुड्स डिलीवर होते हैं, ये आपके मन में बैठा हुआ है, इसीलिए हजम होने को थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन बाकी वैसे आसान है टॉपिक। ठीक है, सो सिर्फ मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा सुनते हुए आगे बढ़ो, और जैसे हम थर्ड चैप्टर कर लेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, तो ये वाला डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ओनरशिप ट्रांसफर होना ये अलग चीज है, वही चीज बताई है कि सेल हम बोलेंगे अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो, एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इवन दो प्राइस इज पेबल एट लेटर डेट, अभी पैसा नहीं दिया, पैसा बाद में देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और डिलीवरी भी अगर आज नहीं दिया है बाद में देने वाले हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओनरशिप अगर आज ट्रांसफर हो गई है तो फिर ये सेल कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एस मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विथ पी फॉर द सेल ऑफ हिज कार फॉर 80,000, P makes the payment and takes the delivery of car. This is a transaction of sale where the ownership has passed from S to P for a price. तो ownership has passed, pass हो चुकी है, तो इसको हम बोलेंगे सेल, तो transaction is sale. And agreement to sell में when the ownership is to take when the transfer of ownership is to take place at a future time or subject to some conditions to be fulfilled later, the contract is an agreement to sell. एग्जाम्पल दिया है एस एग्रीज टू सेल, अभी बेचा नहीं, एग्री कर रहा है कि वो बेचेगा हिज कार टू पी फॉर ₹2 lakhs आफ्टर 1 month, 1 महीने बाद। सो वो एग्री कर रहा है 1 महीने बाद बेचेंगे तो 1 महीने बाद ओनरशिप जाएगी। पी एग्रीज टू बाय द कार एंड मेक पेमेंट आफ्टर 1 month, दिस एग्रीमेंट दिस इज एन एग्रीमेंट टू सेल एंड इट विल बिकम सेल, आगे चल के सेल हो जाएगा आफ्टर 1 month when P makes the payment and gets the ownership of car। तो अभी ओनरशिप नहीं गई, ओनरशिप 1 महीने बाद जाएगी। जैसे कि कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऑफ सेल, लाइक गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ये सब एग्रीमेंट टू सेल के नेचर के होते हैं। तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स लेके आ गए, लेकिन हमने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि हम उसका अप्रूवल नहीं देते हैं। सो सेल्स ऑन अप्रूवल या एग्रीमेंट टू सेल के नेचर का होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, समझो दिवाली का टाइम आ रहा है और मैं फटाके की दुकान लगाता हूँ, तभी काम कर लेते हैं अपन, तो फटाके की दुकान लगाते हैं अपन, और मैं होलसेलर के पास जाता हूँ एक लिस्ट लेके, उसमें बहुत सारे फटाके लिखे हुए हैं कि फुलझड़ी के पैकेट, लड़, अनार और सुतली बम, ये सब मैंने लिख के उसको ले जाके दे दिया। अब उसके यहाँ दुकान पे बैठा था मैं, वो बाकी सब पैकिंग कर रहा है, उतने में मुझे बताता है शर्मा जी ये वाला एक नया आइटम है, ये लेके जाओ। आइटम मीन्स फटाका, सो फटाका है ना, क्रैकर। तो ये एक नया आइटम है, ये लेके जाओ, इसको ऐसा लगाओ, ऐसा फुलझड़ी से जलाओ, ऐसा ऊपर जाएगा मस्त, अच्छा ऐसा फूल जैसा आएगा। मैंने बोले आलतू फालतू फटाके नहीं ले जाते, किसी के भी घर में घुसेंगे फालतू, सो अरे सो हाँ रॉकेट वॉकेट होते हैं, कहीं भी आड़े टेढ़े चले जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ऐसे फटाके लेके नहीं आते अपन। तो मैंने बोला नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। वो मुझे एक कंडीशन देता है, बोलता है कि शर्मा जी आप लेके जाओ, 10 दिन में आप देखो, अगर आपको लगता है बिक जाएंगे तो रख लो, बेच दो, नहीं लगता है तो मुझे वापस कर देना। अब मैं गुड्स की डिलीवरी ला लेता हूँ, बट मैं ओनर नहीं बनूंगा इसका,
क्योंकि ये सेल ऑन रिटर्न बेसिस है या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है। सो मैं अगर इसको लेके आता हूं तो मैं डिसाइड कर सकता हूं 10 दिन के अंदर कि भाई इसको रखना या नहीं रखना। अगर मैं 4-5 दिन बाद बोलता हूं भाई नहीं चाहिए वापस ले जाओ, तो यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन अगर मैं रख लेता हूं तो मैं उसको कम्युनिकेट कर दूंगा कि भाई मैं रखने को तैयार हूं, या फिर 10 दिन बीत गए तब जाके मैं ओनर बनूंगा। तो तब तक ये सिर्फ एक एग्रीमेंट टू सेल होता है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है बट ये सेल नहीं हुआ, कन्वर्ट नहीं हुआ इनटू सेल, क्योंकि ओनरशिप अभी भी सेलर की ही है। मैंने सिर्फ गुड्स का पोजीशन लेके आया हूं, गुड्स को लेके आया हूं, कंट्रोल लेके आया हूं। ठीक है, तो पोजीशन और गुड्स का पोजीशन अलग चीज हो जाती है। पोजीशन मींस गुड्स किसके पास रखे हुए हैं वो अलग चीज है, और ओनरशिप अलग चीज हो जाती है। ठीक है, तो डिलीवर करना गुड्स ये अलग चीज होती है। सो वही दिया है, देखते हैं आगे। बताया कि सेल और रिटर्न बेसिस पे अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। तो एग्रीमेंट टू सेल फिर सेल कब बनेगा? सो एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल व्हेन द प्रिस्क्राइब टाइम इलैप्सेस। जैसे कि 10 दिन का उसने वक्त दिया था, तो 10 दिन बीत गए तो मान लेंगे कि मैं ओनर बन चुका हूं। 10 दिन में मैंने अगर रिजेक्ट नहीं किया तो, या फिर अगर कोई टाइम नहीं दिया तो विद इन अ रीजनेबल टाइम। व्हाट इज रीजनेबल टाइम विल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्योंकि डिफाइन नहीं कर सकते। सो द एग्रीमेंट टू सेल विल बिकम सेल व्हेन द प्रिस्क्राइब टाइम इलैप्सेस और the condition subject to which the property in goods is to be transferred are fulfilled। जो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा था वो फुलफिल हो गई। जैसे कि एक बाइक का एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको कि मेरी वाइफ बोलती है कि वो मेरी बाइक बेच देगी जब मेरी डेथ हो जाएगी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये सेल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक कि मेरी डेथ नहीं होती तब तक के ये सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल रहेगा। वो जो कंडीशन फुलफिल होगी उसके बाद जाके सेल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सो एग्रीमेंट टू सेल भी आगे चल के सेल में कन्वर्ट होते हैं। Thus, if the goods are delivered to the buyer on sale or approval basis, sale or return basis, the transaction is an agreement to sell, but it becomes sale and the property in goods passes to buyer when buyer gives approval or acceptance to the seller। ठीक है, तो ऐसा है। सेल है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों का डिफरेंस बताया। पहला तो डेफिनेशन से निकला हुआ पॉइंट है। सेल के केस में द टाइटल ऑफ द गुड्स, टाइटल मींस ओनरशिप ऑफ द गुड्स, passes to the buyer immediately। इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है। दैट मीन्स यहां पे ओनर कौन बन चुका है सेल में? बायर इज द ओनर, क्योंकि सेल हो गया। एंड एग्रीमेंट टू सेल में द टाइटल टू गुड्स पासेस टू द बायर ऑन अ फ्यूचर डेट, आगे चल के, और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन। दैट मीन्स यहां पे सेलर इज द ओनर। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरली ज्यादातर केस में, नॉट ऑलवेज बट ज्यादातर केस में सेल जो होते हैं वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एग्जीक्यूटेड मीन्स विच हैज बीन परफॉर्म्ड बाय बोथ द पार्टीज, ज्यादातर केस में, नॉट ऑलवेज। So generally it is an executed contract and agreement to sell is generally executory contract। ठीक है। बर्डन ऑफ रिस्क, एक बेसिक रूल होता है, रिस्क उसका होता है जो ओनर होता है। सो ये भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिस्क उसका होगा जो ओनर होगा। जैसे अगर मेरा फोन है, ये कल चलकर मेरे हाथ से गिर जाता है, टूट जाता है, तो नुकसान किसका होगा? मेरा होगा। मैंने आपको बेच दिया था, फिर गिर जाता है और टूट जाता है, तो फिर आपका नुकसान होगा। तो जो ओनर है उसका लॉस होता है। तो रिस्क इज ऑफ द ओनर, और इसीलिए वही इंश्योरेंस कराता है। जैसे मेरे गुड्स हैं तो मैं उसका इंश्योरेंस कराऊंगा, मेरी बाइक का इंश्योरेंस मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं उसका ओनर हूं। तो जिसका रिस्क है वो ओनरशिप जिसकी है उसका रिस्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क ऑफ लॉस किसका होगा? बायर का, सिंस बायर इज द ओनर एंड रिस्क फॉलोज ओनरशिप। तो जहां जहां ओनरशिप जाएगी वहां वहां रिस्क आएगा। रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ सेलर इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। नेचर ऑफ राइट्स, अब राइट्स कैसे क्रिएट होते हैं इसके लिए इस एग्जांपल को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। मान लो पहला केस, मैंने गुड्स आपको बेच दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा एंटर कर चुके हो, लेकिन डिलीवरी नहीं ले गए, तो यहां पे पोजीशन मेरे पास रखा हुआ है। पोजीशन का मतलब होता है गुड्स का कंट्रोल जो है वो मेरे पास है, गुड्स अभी मेरे दुकान में ही रखे हैं। आपने बोले कि अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है, कल सुबह का मुहूर्त अच्छा होगा तब मैं गणपति बप्पा को घर ले जाऊंगा। सो देखो, भगवान को भी घर ले जाने को मुहूर्त देखते हैं, क्या जरूरत है? ठीक है, लेकिन ऐसा मानते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है,
तो आपने बोला मुहूर्त अच्छा नहीं है, कल सुबह अच्छा मुहूर्त है, तब मैं लेके जाऊंगा। अब मेरे दुकान में गुड्स रखे हैं, बट ओनर आप हो इसके, क्योंकि सेल हो चुका है। अब कल चलकर मेरी दुकान पे दूसरा व्यक्ति आता है, मिस्टर सी। ये बोलता है शर्मा जी मुझे यही वाली मूर्ति चाहिए, वही मूर्ति जो मूर्ति मैंने आपको बेच चुका हूं। मैं उसको समझाता हूं भाई वो तो बेच दिया हूं मैंने, अब वो फिर से नहीं बेची जा सकती। यहां पे इसको मैंने बता दिया, सी इज अवेयर दैट बी इज द ओनर, इसको बता दिया हूं मैंने। फिर भी ये गुड्स खरीदता है, मुझे बोलता है कि भाई तुम मुझे गुड्स दे दो, मैं तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करता हूँ। मैं इसको गुड्स हैंड ओवर कर देता हूँ और ये मुझे ज्यादा पे कर देता है। मान लो इसने 5,000 रुपए देके वही चीज लेके चला गया। ऐसे केस में क्या सी ओनर बन जाएगा? तो आंसर इज नो। ओनरशिप किसकी है? तो ओनरशिप अभी भी बी की ही है, और इसीलिए बी ये गुड्स वापस क्लेम कर सकता है, बी मूर्ति वापस ले जा सकता है। यहां पे मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जरूर किया, इसीलिए मैं लायबल फॉर डैमेजेस जरूर रहूंगा, तो वो मुझसे डैमेजेस ले सकता है, बी कैन क्लेम डैमेजेस। ठीक है, क्योंकि मैंने गलत किया। तो अगर आपको गुड्स लाने के लिए कोई तकलीफ हुई होगी, पुलिस कंप्लेंट वगैरह खर्चा हुआ होगा, तो आप वो खर्चा मुझसे रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, बट गुड्स लेने का अधिकार आपका रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इज अवेयर, सी को पता है। अगर पता नहीं होगा तो रूल बदलता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम अवेयर है तब क्या होगा इसकी बात करते हैं। सो क्योंकि मैं ओनर नहीं हूं तो मैं ओनरशिप नहीं दे सकता, बी इज दी ओनर, तो उसके गुड्स मैं नहीं बेच सकता। एक जनरल रूल होता है कि अगर मैं खुद ओनर नहीं हूं तो आई कैन नॉट मेक सी द ओनर ऑफ द गुड्स, तो मैं ओनरशिप नहीं दे सकता। समझो सालवान सर का यहाँ पे मोबाइल रखा हुआ है, मैं वो मोबाइल उठा के आपको बेच दूंगा तो आप ओनर नहीं बनोगे, क्योंकि वो मोबाइल मेरा ही नहीं है। तो जो चीज मेरी नहीं है वो मैं नहीं बेच सकता, ये बेसिक रूल है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट करके एक लैटिन फ्रेज है, उसमें उसका मतलब ये नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट मींस वन कैन नॉट गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट पोजेस। तो जो चीज मेरी नहीं है वो मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। अगर मैं दे भी दूंगा तो ट्रू ओनर लेके जा सकता है। इस राइट को हम एक नाम देते थे, आपको याद होगा तो बचपन में पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं राइट इन रेम। ये राइट इन रेम है। दैट मीन्स बी कैन क्लेम द गुड्स, कहीं भी होंगे दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर गुड्स लेके जाएगा तो बी एज अ ओनर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो इसको राइट इन रेम प्राप्त हो गया इन केस ऑफ सेल। बट सोचो अगर सेम चीज यहां पे होती, यहां पे अगर सेम चीज होती है, मिस्टर सी आते हैं और सी गुड्स लेके जाते हैं, सी को मैंने बता दिया अवेयर कि मैं ये बी के लिए बना रहा हूं। अब वहां बी ओनर नहीं है, ये अवेयर है कि मैंने बी के ऑर्डर पे ये गुड्स बनाया हूं। मान लो आपने मुझे फोटो दिखाए थे, मैंने गुड्स बना के रखा हूं और 5 दिन हुए हैं, अभी रेडी हो गए हैं लगभग पूरे, और गुड्स मैं आपको आपको फोन करने ही वाला था, उतने में सी आ जाता है और सी आके बोलता है कि शर्मा जी मुझे ये वाली मूर्ति बेच दो, और मैं ये मूर्ति उसको ज्यादा में बेच देता हूँ। वो मुझे 5,000 रुपए देने को तैयार हो गया, मैं 5,000 रुपए लेके उसको बेच देता हूँ, और उसको पता है कि ये मैंने स्पेसिफिकली बी के लिए बनाया था। तो क्या यहाँ पे बी गुड्स वापस लेके जा सकता है? तो आंसर इज नो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ओनर कौन है। ओनर सेलर है। मैं ये नहीं बोल रहा सेलर गलत नहीं कर रहा, गलत तो कर रहा है सेलर, लेकिन यहाँ पे गुड्स ले जाने के अधिकार नहीं मिलते, बिकॉज ए वॉज दी ओनर। बाद में उसने मना कर दिया गुड्स बेचने से और सी को बेच दिया, तो सी विल बिकम द ओनर, यहां ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। एंड बी कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, डैमेजेस यहां भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ओनरशिप अब क्लेम नहीं की जा सकती, क्योंकि ओनरशिप अब सी को ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है, इवन इफ सी इज अवेयर तो भी सी को अब ओनरशिप मिल चुकी है। हाँ, आप मुझसे डैमेजेस जरूर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो डैमेजेस दोनों ही जगह हो सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूं। यहाँ पे फिर सी कैन क्लेम दी 5,000 रुपीज फ्रॉम ए, तो वापस ले सकता है, और लेकिन डैमेजेस वगैरह काट के, क्योंकि सी के बोलने पे मैंने उसको गुड्स दिया था। ठीक है, यहाँ पे जो एग्रीमेंट टू सेल है इसमें कौन सा राइट क्रिएट हो रहा है? तो यहाँ पे इसको राइट इन पर्सोनम मिल रहा है। राइट इन पर्सोनम का मतलब
राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन ओनली, सिर्फ इस व्यक्ति के विरुद्ध उसको अधिकार प्राप्त होता है और दुनिया का कोई और व्यक्ति के अगेंस्ट वो राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो ये अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। इन केस ऑफ सेल इट क्रिएट्स जस्ट इन रेम, दैट मीन्स राइट इन रेम, दैट इज द बायर एज द ओनर, क्योंकि बायर ओनर है, gets the right to enjoy the goods against the whole world. If the seller refuses to deliver the goods, the buyer may sue for recovery of goods by even specific performance. तो यहाँ specific performance भी हो सकता है, agreement to sell में नहीं हो सकता। Agreement to sell creates just in personam, right in personam. That is, the buyer has only the personal remedy against the seller. He can sue only for damages, सिर्फ damages recover कर सकते हैं, and not for recovery of goods. Goods की recovery नहीं की जा सकती। ठीक है, फिर अगला है रेमेडीज फॉर ब्रीच। अगर बायर के तरफ से ब्रीच होता है, ब्रीच बाय बायर, यानी बायर अगर पैसा देने से मना करता है, तो ऐसे केस में अगर सेल हो गया है तो मैं प्राइस रिकवर कर सकता हूं। प्राइस मीन्स गुड्स की जो कीमत है वो रिकवर की जा सकती है। ठीक है, सो प्राइस अलग चीज होती है, डैमेजेस अलग चीज होते हैं। मैं डैमेजेस की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइस की बात कर रहा हूं। समझो एक सिंपल एग्जांपल, मैंने ये मोबाइल आपको बेच दिया, आपने मोबाइल खरीद लिए, आप मुझे पैसा नहीं देते हैं, 10,000 रुपए की बात हुई थी, आप मुझे 10,000 रुपए पे नहीं कर रहे, तो मैं आप पे एक्शन लेके 10,000 रिकवर कर सकता हूं, क्योंकि आपने गुड्स खरीदे हैं तो आपको पैसा पे करना चाहिए, नहीं पे करोगे तो मैं कोर्ट जाके रिकवरी कर सकता हूं। बट सोच के देखो, अगर आपने खरीदा नहीं, सिर्फ एग्री किया था, आपने बोला था 1 महीने बाद मैं ये मोबाइल खरीदूंगा, मैंने बोला था 1 महीने बाद बेचूंगा, एग्रीमेंट टू सेल है। यहाँ पे अगर आप 1 महीने बाद मना कर देते हैं तो क्या मैं आपसे पूरा प्राइस क्लेम कर पाऊंगा क्या? तो पूरा मैं बोलूंगा 10,000 रुपए पे करो, तो आप मना कर दोगे, आप बोलोगे सर मैंने तो खरीदा ही नहीं। सिर्फ आप डैमेजेस के लिए लायबल हो, बट आप प्राइस पे करने को जिम्मेदार नहीं हो, पूरा 10,000 पे करने को जिम्मेदार नहीं होते। तो वही अगला पॉइंट है कि इफ द बायर फेल्स टू पे फॉर द गुड्स, और अगर ये सेल है, देन सेलर में स्यू फॉर द प्राइस, इवन केस फॉर प्राइस डाला जा सकता है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एंड हैज ऑल्सो अदर रेमेडीज अवेलेबल टू एन अनपेड सेलर, तो अनपेड सेलर को और क्या क्या रेमेडीज मिलती है वो भी हम आगे देखेंगे। बट अगर एग्रीमेंट टू सेल में सिमिलर चीज होती है, इफ द बायर फेल्स टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स, द सेलर कैन स्यू ओनली फॉर डैमेजेस, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, नॉट फॉर द प्राइस। तो प्राइस क्लेम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। तो मैं अगर आपसे बोलूंगा कि आप मुझे प्राइस पे कर दो, तो आप बोलेंगे सर मैंने तो खरीदा ही नहीं, तो खरीदा नहीं तो प्राइस क्यों पे करूं? आप सिर्फ डैमेजेस पे करने को जिम्मेदार होते हो। ठीक है, तो एकदम लॉजिक से समझो तो आसान है एकदम। और अगला पॉइंट है इंसॉल्वेंसी के ऊपर। किसी भी पार्टी की अगर इंसॉल्वेंसी होती है तो क्या होगा? इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। अगर सेल है और इंसॉल्वेंसी होती है तो क्या होगा ये देखते हैं। फिर एग्रीमेंट टू सेल है और इंसॉल्वेंसी होती है तो क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। बायर दिया है पहले, तो बायर ही देखते हैं पहले। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, इसमें दो केस, एक सेल का, दूसरा एग्रीमेंट टू सेल का। सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। समझो ए है, ए ने गुड्स बी को बेच दिया, ए सेलर है, बी बायर है। हम बोल रहे हैं सेल है तो ओनर होगा बायर, क्योंकि सेल हो गया बोल रहे हैं, तो ओनर बायर है। अब बायर इंसॉल्वेंट होता है, समझो गुड्स का मान लो पोजीशन नहीं लेके आया, क्योंकि पोजीशन भी ले लिया तब तो बात ही खत्म होती। समझो गुड्स रखे अभी यहाँ पे है, पोजीशन गुड्स का अभी ए के पास रखा है, डिलीवर होने के हैं गुड्स, बट हम बोल रहे सेल है, दैट मीन्स बायर इज द ओनर, और बायर हो गया इंसॉल्वेंट।
यहां पे इसका ऑफिशियल रिसीवर क्या गुड्स क्लेम कर सकता है ए के पास जाके? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ओनरशिप बायर की थी। सो ऑफिशियल रिसीवर ए के पास जाके गुड्स ले सकता है, ही कैन क्लेम द गुड्स बिकॉज बायर इज द ओनर। ठीक है। दूसरे केस में एग्रीमेंट टू सेल है, ए है, ये गुड्स बेचने का वादा कर रहा है, सिर्फ अभी एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल। ओनर कौन है? तो क्योंकि हम बोल रहे हैं एग्रीमेंट टू सेल है तो ओनर सेलर है। एंड मान लो पोजीशन भी इसी के पास रखा है, गुड्स यहीं पे रखे हुए हैं, और अब अगर बी इंसॉल्वेंट होता है, इसका ऑफिशियल रिसीवर आएगा, क्या ये गुड्स लेके जा सकता है? आंसर इज नो। क्योंकि आपको देखना है ओनरशिप किसकी है, अगर इसकी ओनरशिप है तो गुड्स लेके आ सकते हैं, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी तो गुड्स लेके नहीं आ सकते। सिंपल सा रूल है कि जो व्यक्ति ओनर है वो गुड्स लेके जाएगा, ओनर नहीं है तो गुड्स लेके नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऐसा है सिंपल इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। पढ़ लेते हैं एक बार। तो पोजीशन किसी का भी हो, जो व्यक्ति ओनर था वो गुड्स लेके आ सकता है। अब ओनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका ऑफिशियल रिसीवर जाके गुड्स क्लेम कर सकता है फ्रॉम द सेलर। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। तो इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट बिफोर पेइंग द प्राइस, इवन बिफोर पेइंग द प्राइस, पैसा नहीं भी दिया है तो भी, समझो ये पेमेंट अभी पेंडिंग है, तो भी गुड्स लेके आ सकते हैं, गुड्स लाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये जनरल रूल है, आगे हम कुछ इसमें थोड़े से चेंजेस पढ़ेंगे, अभी ये जनरल रूल करके पढ़ लो। तो इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट बिफोर पेइंग द प्राइस, द सेलर शैल हैव to deliver the goods to the official receiver on his demand because the ownership of the goods has passed to the buyer. And agreement to sell में, since seller continues to be the owner, he can refuse to deliver the goods to the official receiver unless he is paid the price because the seller continues to be the owner of the goods. तो एकदम सिंपल सा पॉइंट है, जो ओनर है वो गुड्स लेके जा सकता है। दूसरा केस इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। इसमें भी दोनों केस या तो सेल या तो एग्रीमेंट टू सेल। समझो ए है, बी है, गुड्स, प्राइस, सेलर, बायर। हम बोल रहे ओनर कौन है? तो बी ओनर है क्योंकि सेल का केस है। मान लेते हैं गुड्स का पोजीशन इसी के पास है, रखे इसी के पास है, और इसके बाद अगर ए इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो यहाँ ऑफिशियल रिसीवर आएगा। क्या ऑफिशियल रिसीवर से गुड्स क्लेम कर सकता है बी? तो आंसर है यस, क्योंकि ही इज दी ओनर, तो बोल सकता है मेरे गुड्स दे दो, भले ही ए इंसॉल्वेंट हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आधा ही गुड्स मिलेंगे, पूरा पैसा नहीं मिलेगा, इंसॉल्वेंसी हो गई इसीलिए। तो यहाँ पे पूरा गुड्स वापस ले जाने का अधिकार है क्योंकि बायर इज दी ओनर। दूसरा केस एग्रीमेंट टू सेल का, जहाँ पे ए ओनली एग्रीज टू सेल द गुड्स टू बी। मान लेते हैं गुड्स अभी ए के पास ही रखे हुए हैं और ओनर भी ए है, सिर्फ एग्री हुआ था सेल करने का। लेकिन यहाँ दिक्कत आएगी, ये हम मान लेते हैं इसने समझो एडवांस दे दिया 1000 रुपये, ये एडवांस पे कर दिया है, एडवांस में उसने पैसा दे के रख दिया है। अब कल चलकर अगर ए इंसॉल्वेंट होता है
तो क्या गुड्स लेके जा सकता है बी? आंसर इज नो, क्योंकि ओनर कौन है? सेलर है, ए है। तो ए गुड्स देने से मना कर सकता है। तो क्या पैसे वापस मिलेंगे? तो हाँ, लेकिन पैसे भी पूरे वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब यहां पे इसको रिफंड मिलेगा ऑफ प्रपोर्शनेट अमाउंट। तो प्रपोर्शनेट रिफंड मिलेगा। जैसे समझो ए इंसॉल्वेंट हुआ और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जिसको भी 10 रुपए लेना था उसको सिर्फ 4 रुपए मिलेंगे, तो यहाँ पे भी बायर को 1000 रुपए लेना था, उसको सिर्फ 400 वापस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेचारे बायर को एक तो गुड्स भी नहीं मिले और पैसे भी डूब गए। तो इंसॉल्वेंसी में होता है ऐसा कि ए इंसॉल्वेंट हो रहा है तो बी का लॉस हो जाएगा। ठीक है, होता ही है। जैसे अगर विजू भाऊ इंसॉल्वेंट होंगे तो एसबीआई का लॉस होगा। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी उसकी हो रही है लेकिन नुकसान होता है जिसने बेचारे ने पैसा दिया था। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन का। तो इफ द सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट, और सेल का केस है, सेलर इंसॉल्वेंट हो गया और बायर ओनर है, क्योंकि सेल का केस है तो सेल में बायर इज ओनर, और एग्रीमेंट टू सेल में सेलर इज ओनर। इफ द सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट व्हाइल द गुड्स आर स्टिल इन हिज पोजीशन, तो गुड्स अभी भी उसी के पास रखे हैं और वो इंसॉल्वेंट हो गया, द बायर शैल हैव अ राइट टू क्लेम द गुड्स, क्योंकि ओनरशिप इज ऑफ द बायर फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर, बिकॉज द ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज पास टू द बायर। बट एग्रीमेंट टू सेल में इफ द सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट द बायर कैन नॉट क्लेम द गुड्स। अगर उसने एडवांस पे कर भी दिया है तो पेड द प्राइस यानी एडवांस, he can claim rateable dividend, that means proportionate amount। फ्रॉम द स्टेट ऑफ द इंसॉल्वेंट सेलर। ठीक है, तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा। अब ये बेसिक कुछ पॉइंट्स हुए हैं, अभी और बहुत चर्चा बची हुई है, हम लोग आगे देखेंगे। सेल और एग्रीमेंट टू सेल, ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, इस पे आगे और चर्चा करेंगे, बट यहाँ तक अगर कोई डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं। तो दोनों में मेन चीज तो यही है कि सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है और बायर ओनर बन चुका है, और एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होने की है। और इंसॉल्वेंसी में एकदम सिंपल रूल ध्यान रखो, जो व्यक्ति ओनर है वो गुड्स ले जा सकता है, भले ही पैसा दिया नहीं दिया वो एक सेकेंडरी चीज हो जाती, लेकिन ओनरशिप अगर है तो यहाँ पे गुड्स ले जाने का राइट प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे सेल में क्योंकि बायर ओनर है इसीलिए दोनों केस में गुड्स लेके जा सकते हैं। पहले केस में भी सेलर शैल हैव टू डिलीवर द गुड्स लिखा है, एंड दूसरे केस में भी बायर हैज अ राइट टू क्लेम द गुड्स लिखा है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई इसीलिए सेलर कैन रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स, एंड यहाँ भी बायर कैन नॉट क्लेम द गुड्स। ठीक है, क्योंकि जो ओनर है, सिंपल रूल है, जो ओनर है वो गुड्स ले जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है, इंसॉल्वेंट कोई भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ओनर है वो सिंपली गुड्स लेके जा सकता है। कौन सा फिफ्थ वाला? फिफ्थ वाला, हाँ, सेल वाले में दोनों साथ में ही समझेंगे, एक एक नहीं समझेगा वो। सेल में क्या हो रहा है, जैसे आपने मुझसे समझो कार खरीद ली है, मेरी कार आप लेके चले जाते हो, मैंने आपको कार बेच चुका हूं, आप ओनर हो चुके हो। अब कल चलकर अगर आप मुझे पैसा नहीं देते हो तो मैं कोर्ट जाके आपसे पूरा पैसा रिकवर कर सकता हूं। समझो 1 लाख रुपए की बात हुई थी तो 1 लाख रुपए में पूरा आपसे रिकवर कर सकता हूं। सो प्राइस में रिकवर कर सकता हूं क्योंकि आप ओनर बन चुके हो। अगर सिमिलर चीज होती है एग्रीमेंट टू सेल में, जिसमें ओनरशिप अभी जाने की है, आपने बोला था 1 महीने बाद आप मुझसे कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, मैं 1 महीने बाद बेचने वाला था। 1 महीने बाद अगर आप मना कर देते हो, आप बोलते हो कि मैं गुड्स नहीं खरीदना चाहता, मैं पैसा नहीं पे करना चाहता, तो मैं आपसे प्राइस रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बोलूंगा ठीक है 1 लाख रुपए पे करो, तो आप बोलेंगे क्यों, मैंने तो खरीदा ही नहीं गुड्स। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डैमेजेस पे करना पड़ेगा। तो वही पॉइंट लिखा है कि अगर बायर फेल्स टू पे फॉर द गुड्स तो यहाँ पे सेलर मे स्यू फॉर द प्राइस, तो इवन प्राइस क्लेम कर सकता है, बाकी डैमेजेस तो कर ही सकता है, बाकी रेमेडीज तो है ही, लेकिन प्राइस क्लेम कब कर सकते हैं, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी। बट अगर दूसरा केस जहां ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हुई है, वहां पे सेलर कैन ओनली स्यू फॉर डैमेजेस एंड नॉट फॉर प्राइस, यहां प्राइस क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई थी। ठीक है, ऐसा है।
और कोई डाउट होंगे तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी के कॉन्ट्रैक्ट से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पॉइंट नेचर ऑफ राइट्स, ये तो सिंपल है, बचपन में देखा था, राइट इन पर्सोनम, राइट इन रेम। तो इसके लिए एक बार वो पहला वीडियो भी देख लेना, पहले क्लास, पहले की शुरुआत की क्लासेस में आता है राइट इन पर्सोनम, राइट इन रेम। तो राइट इन पर्सोनम का क्या मतलब है? राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन ओनली। यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल में अगर मैंने सिर्फ एग्री किया था बेचने का गुड्स, अभी बेचा नहीं है, 7 दिन बाद में बेचने वाला था, बट उसके पहले मैं किसी और को बेच देता हूं, तो यहां पे आप मुझसे सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर पाओगे, आप गुड्स नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि आपको जो राइट मिला है सिर्फ मेरे विरुद्ध प्राप्त होता है। ये राइट को कहते हैं हम राइट इन पर्सोनम, राइट अगेंस्ट ओनली अ पर्टिकुलर पर्सन एंड नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। लेकिन ये वाले केस में, सेल के केस में, अगर मैंने गुड्स बेच चुका हूं आपको और आपने मुझे पेमेंट कर चुका है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, ओनरशिप आपकी ट्रांसफर हो चुकी है, बट गुड्स आपने लेके नहीं गए थे, गुड्स मेरे पास रखे हुए थे, बाद में मैं गुड्स अगर किसी और को बेच देता हूं तो ही विल नॉट बिकम दी ओनर, आप अपने गुड्स वापस ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको गुड्स ले जाने का राइट है। दैट मीन्स आपको राइट सिर्फ मेरे विरुद्ध नहीं मिल रहा, मेरे विरुद्ध तो डैमेजेस का राइट है ही, इसके अलावा दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध भी आपको अधिकार है कि आप उससे गुड्स लेके आ सकते हैं। तो आपको ये जो राइट मिल रहा है राइट इन रेम है, कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर आपके गुड्स होल्ड करेगा तो यू कैन क्लेम इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, दिस इज द राइट इन रेम। ठीक है, तो ऐसा है। कैसे? डैमेजेस तो कर ही सकते हैं, डैमेजेस पूरे थोड़ी मांगेगा, वो पूरे पैसे मांग रहा है तो फिर गुड्स काय को ले जाएगा वो? तो आप लॉजिकली सोच के देखो, वो 2000 नहीं मांगेगा। डैमेजेस का क्या मतलब है? जो उसको नुकसान हुआ होगा, जैसे इसके पास जाके लड़ झगड़ के लाना पड़ा, पुलिस कंप्लेंट हुई, उसको कुछ लीगल चार्जेस पे करने पड़े 200-500 रुपए, तो उतने वो क्लेम कर सकता है ए से। ठीक है, तो 2000 भी ले लेगा और गुड्स भी ले लेगा, ऐसा थोड़ी होगा, तो वो तो फिर गड़बड़ हो गई। ठीक है, समझा कि नहीं? आपको एक्चुअली प्रॉब्लम वो पहले चैप्टर की है, आपको शायद राइट इन पर्सोनम और रेम क्लिक नहीं हो रहा है। तो ये हमने बचपन में पढ़ा था, जब आप इतने इतने से थे, आप आए थे, मैंने बोला था कि एक राइट इन पर्सोनम होता है, किसी ने कैलकुलेटर ले गया था और पैसे भी ले गया, कैलकुलेटर लेके नहीं आए, याद होगा आपको, कैलकुलेटर का एग्जाम्पल था राइट इन पर्सोनम, एकदम शुरुआत में, राइट इन रेम। तो राइट इन पर्सनम मीन्स राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, और राइट इन रेम मीन्स राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। सो इन केस ऑफ सेल राइट इन रेम क्रिएट हो रहा है, लेकिन इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ओनली राइट इन पर्सोनम क्रिएट हो रहा है। एक बार वो वाला पॉइंट देख लेना जो अभी मैंने बताया, तो उसका वीडियो देख लेना, उसके बाद फिर मैं लगे तो फिर से और डाउट रहा तो आप पूछ लो, फिर से बता दूंगा, तो मैं ऐसे डांटता नहीं हूँ, बार बार वही पूछ रहे हो अभी तो बताया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है वो, आपका राइट है। हाँ हाँ। हाँ हो जाएगा, देना पड़ेगा, ओनरशिप गई है ना, जो ओनर है उसको गुड्स देना पड़ेगा, तो लॉस होगा लेकिन गुड्स तो देना पड़ेगा। जैसे समझो मैंने किसी को उधारी दिया था, एक सिंपल एग्जांपल, मैंने, एक मेरा फ्रेंड है विजय, विजय को मैंने 10,000 रुपये उधारी दिया था। अब विजय इंसॉल्वेंट हो गया, पूरा पैसा उसका डूब चुका है, तो मेरा लॉस हो जाएगा, थर्ड पार्टी हूं मैं, बट मेरा लॉस होगा। तो डूबरा कोई और व्यक्ति है, बट मैं इनोसेंट होने के बाद भी मेरा नुकसान होता है। तो जब भी इंसॉल्वेंसी होती है तो नुकसान होता ही है। सो अगर कोई भी व्यक्ति इंसॉल्वेंट होगा तो अदर पार्टी का लॉस होता है। ठीक है, ऐसा है। तो आपको सिर्फ वो, कई बार ये लगता है कि यार क्यों पैसे देंगे, क्यों गुड्स देंगे, क्योंकि यहाँ तो मेरा नुकसान हो जाएगा, बट देना पड़ेगा, कानून है, कानून जो बोलता है कि भाई नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर हुई थी तो गुड्स देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो किसी ने सिक्स्थ वाला पॉइंट पूछा, सिक्स्थ वाले पॉइंट में भी वही है, सिमिलर चीज ही है, इंसॉल्वेंसी चेक। तो अगर बायर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो उसका ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होगा, अगर सेल है तो ओनर कौन है? तो बायर ओनर है, इसीलिए गुड्स लेके आ सकते हैं, उसके ऑफिशियल रिसीवर को इसके पूरे राइट्स ट्रांसफर हो जाएंगे। वैसे ही एग्रीमेंट टू सेल है तो ये
ओनर बी बना ही नहीं, तो जब बी ओनर नहीं है तो यहाँ पे ऑफिशियल रिसीवर भी गुड्स लेके नहीं आ सकता, क्योंकि इसको ये राइट ही नहीं था कि वो गुड्स क्लेम करे। तो बी को राइट नहीं है तो वो राइट ऑफिशियल रिसीवर को ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, सिंपल है। हाँ, लाइबिलिटी होगी ना, वो तो बताया मैंने, लाइबिलिटी ट्रांसफर होती ना, यहाँ पे बोल रहे हैं ना आप। तो लाइबिलिटी ट्रांसफर हुई बट पूरा पैसा नहीं मिलेगा, जितना बचेगा उतना ही मिलेगा। उसके पास है ही नहीं ना पैसा, तो कैसे क्लेम करेंगे। जैसे विजय इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास सिर्फ सबको 40% पे करने तक ही पैसा बचा है, तो 40% तक मिल रहा है मेरे को, सबको उतना ही मिल रहा है, मेरे को भी उतना मिल रहा है। ठीक है, वो इतना ऐसा सिंपल नहीं होता, उसमें पूरे रूल्स होते हैं। जो सिक्योर्ड है उनको पहले मिलता है, फिर अनसिक्योर्ड वालों को बाद में मिलता है, उसमें भी गवर्नमेंट ड्यूज सबसे पहले पे होते हैं। ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो आप पढ़ोगे आगे चल के तो फाइनल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा कि किस ऑर्डर में वो पे किया जाता है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत अकाउंट्स में देखने को मिलता है सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड यानी वही जिनको पहले पैसा मिलेगा, इवन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी पहले उनको पैसा मिलेगा, और बाकी के अनसिक्योर्ड वालों का ज़्यादा लॉस होता है फिर। ठीक है, तो ऐसा है। और कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। जरा मत करो। रिस्क उसका होता है जिसकी ओनरशिप है। मेरा फोन है, ऐसा गिर गया, टूट गया, तो नुकसान मेरा होगा। सो लॉस किसका होगा, जो ओनर है। मैं ओनर हूँ, मेरा लॉस होगा। मैंने बेच दिया था, जिसने खरीदा उसके हाथ से गिर गया, टूट गया, उसका लॉस होगा। किसी की भी गलती हो या इवन गलती नहीं हो, समझो यहाँ रखा हुआ है गुड्स और मैं ओनर हूँ, ऐसे बिजली गिर जाती है उस पर और वो नेस्त नाबूद हो जाता है, तो मैं ओनर था, मेरा लॉस हो जाएगा। मैंने बेच दिया था आपको, आपने खरीद लिए थे, गुड्स यहीं रखे हैं, बट हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, आप ओनर बन चुके हो। अब बिजली आके गिरती है तो अब आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, बिजली इसलिए गिरा रहे हैं अपन क्योंकि वो अगर हाथ से मोबाइल गिर गया तो उसमें फिर ये सवाल आता है कि अगर आपकी गलती होंगी तो उसकी गलती होंगी, तो इसलिए बिजली गिरा देते हैं। तो बिजली गिर रही मीन्स किसी की गलती नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी अपन जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं बिजली गिरने वाला। ठीक है, सो ओनरशिप जिसकी होती है उसका रिस्क होता है, सिंपल सा रूल है। ये भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी बेसिक है, मैंने बताया था आपको, पहला चैप्टर जो है वो ट्रेलर है, इसमें हम सिर्फ किरदारों से वाकिफ होने वाले हैं। बाद में हम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें फिर रिस्क कैसे क्या ट्रांसफर होता है, तो आपका जनरल रूल है रिस्क और ओनरशिप साथ साथ चलते हैं। फिर रिस्क कब कैसे ट्रांसफर होगा इसके अलग रूल्स हैं, वो अपन आगे चल के देखेंगे और डिटेल में। ठीक है, तो अभी बेसिक इतना ध्यान रखो कि जो व्यक्ति ओनर होता है उसका रिस्क होता है। एकदम लॉजिकल है वो भी। आप अगर कार चला रहे हैं, आपने वो कार का एक्सीडेंट कर लिया, आप ओनर हो तो आपका लॉस हो गया। मैं ओनर हूं तो मेरा लॉस होगा। हाँ, इसमें लेकिन आपकी गलती होगी तो मैं उतना कॉम्पेंसेशन ले सकता हूँ। नहीं तो इसीलिए अपन एक्सीडेंट के बदले बिजली गिरने का, भूकंप आने का एग्जाम्पल लो। अगर मैं ओनर हूँ कार का, भूकंप आया और वो कार जमीन के अंदर चली गई, तो यहाँ पे मेरा लॉस हो गया। अगर आप ओनर हो तो आपका लॉस हो गया। ठीक है, तो जो व्यक्ति ओनर है उसका रिस्क है। ठीक है, सिंपल है। और कोई डाउट? ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया क्या? नहीं, डिफिकल्ट नहीं हुआ, मेरे को पता है। दिक्कत यह है कि हमारी सोच से विपरीत चल रहा है, तो कई बार कानून में ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। हमने सोचा ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ, अलग हो गया कुछ। आप पहले तो वहीं अटके रहेंगे एक चीज कि सर गुड्स लेके नहीं गया, ऐसे कैसे ओनरशिप जा रही, तो वो हजम नहीं होता है, मेन वो प्रॉब्लम है। तो डिफिकल्ट नहीं है चीज, ये आपने जो पहले से सोच के रखा है उससे अलग हो रही है चीजें, तो आपका जो मन में है कि ऐसा होता, वैसा नहीं होता एक्चुअली, और इसीलिए डिफिकल्ट लगता है। तो लेकिन आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा है। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम बाकी अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट से इसको कंपेयर करेंगे अभी। सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे हायर परचेज। तो सेल और हायर परचेज ये दोनों को हम कंपेयर करते हैं। देखो हायर परचेज क्या होता है ना, इसमें हायर ऑफ गुड्स होता है विथ एन इवेंचुअल ऑप्शन टू परचेज। अलग पेज पे ही ले लेते हैं हैंग हो गया, होता है कभी कभी।
तो सेल में क्या होता है, जैसे समझो कई बार सेल में भी इंस्टॉलमेंट में हम चीज खरीद के लेके आते हैं। मुझे गुड्स खरीदना था बट पैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कार का एग्जाम्पल ले लो, मेरे को एक कार खरीदना है। अब मैं कार खरीदने जाता हूँ एक दुकान में, मैं इंस्टॉलमेंट में कार खरीद रहा हूं। मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड, मान लो 5 साल की किस्त है, 5 साल तक मैं ऐसे इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहूंगा, हर साल 12-12 इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। बट अगर मैंने लोन पे भी खरीदा हूं, ईएमआई में पे कर भी रहा हूं, तो भी ओनरशिप कब मिलती है मुझे कार की? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ओनर बन जाता हूं। तो ओनरशिप ट्रांसफर होती है शुरू में। तो इसको हम इसीलिए क्या बोलेंगे, ये सेल है। यहाँ पे बायर ओनर बन जाता है। अगर मैं कार डीलर के पास जा रहा हूँ, समझो मैं ए हूँ, मैं जाता हूँ बी के पास और बी से कार लेके आ रहा हूँ, भले ही मैं ईएमआई में पे करूंगा थोड़ा थोड़ा करके, तो भी ओनर कौन बन चुका है? तो ओनर मैं बन चुका हूँ, बायर इज दी ओनर। तो बायर को ओनरशिप मिल चुकी है। भले ही पेमेंट इज टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, आगे मैं पैसा देते रहूंगा थोड़ा थोड़ा करके। आप अगर लोन पे कोई कार खरीदते हैं तो आपको ओनरशिप कब मिलती है? जब शुरू में कार खरीद के लाए तभी ओनर बन चुके हो आप। ऐसा नहीं होगा आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करोगे तब जाके ओनर बनोगे। तो ओनरशिप कब मिलती है? तुरंत, इमीडिएट। भले पेमेंट आप थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हो। तो ये एक नॉर्मल सेल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, इट इज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन एक सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ओनरशिप अभी नहीं ट्रांसफर होती है। ये खास तौर पे मशीन्स वगैरह के केस में हम करते हैं, इसको हम बोलते हैं हायर परचेस। हायर परचेस में क्या होता है, अब कार के बदले एक हेवी मशीन का एग्जांपल लेते हैं। समझो मैं एक फैक्ट्री चालू कर रहा हूँ। अब फैक्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। एक तो फैक्ट्री बिल्डिंग हो गई, वो बनाना पड़ेगा मुझे, बाकी के एम्प्लॉयज वगैरह रखना है, तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं। लेकिन सबसे बड़े जो खर्चे होते हैं ना, एक तो बिल्डिंग वगैरह खरीदने का होता है, दूसरा मशीन्स खरीदने का होता है। बड़ी बड़ी मशीन होती है जो करोड़ों में जाती है। अब दिक्कत ये होती है कि मैं अगर फैक्ट्री चला रहा हूँ और मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार मैं वो फैक्ट्री चालू कर रहा हूँ, तो मुझे डर होता है कि यार नहीं चला पाए तो। आज मैं अगर मशीन खरीद के ला लूंगा समझो 1 करोड़ रुपए की, कल चलकर फैक्ट्री नहीं चली, 6 महीने बाद, साल भर बाद मुझे बंद करना पड़ा, तो ऐसे केस में मेरा तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन है 1 करोड़ की। अब सेकेंड हैंड बेचने भी जाऊंगा तो मुश्किल से 40-50 लाख में बिकेगी, क्योंकि एक बार सेकेंड हैंड हो गई तो सीधा 50% पे आ जाती है उसकी कीमत। कोई इवन नॉर्मल कार की एग्जांपल लो तो वैसे ही होता है। आपने कार खरीद के लाए 10 लाख में, 4 दिन बाद बेचने निकलोगे तो सीधा वो 7 लाख 6 लाख में बिकेगी, तो एकदम 3 लाख 4 लाख का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए एक डर होता है कि यार मैं गुड्स खरीद के ला लूंगा, मशीन लेके आ जाऊंगा, लेकिन नहीं चला पाया तो इसीलिए मैं दुकानदार के पास जाता हूँ और दुकानदार मुझे एक ऑप्शन देगा हायर परचेस का। इसमें भी आपको ऐसे ही दिखेगा, समझो 5 साल के इंस्टॉलमेंट्स उसने बांध दिया। उसने बोला शर्मा जी आप 5 साल तक के यहाँ पे मुझे किस्त पे करते रहना। इसको हम नाम देते हैं हायर चार्जेस। ये ईएमआई नहीं है, वैसे ही रहता है, इक्वेटेड मंथली ही रहता है वो, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट ना बोलते उसको हायर चार्जेस बोलते हैं। ये हायर चार्जेस मैं रेगुलरली पे करूंगा, और जब ये पूरा मैं पे कर देता हूं तो आखिरी इंस्टॉलमेंट जब मैं पे करता हूं ना, यहां जाके मुझे वो ओनरशिप देगा। वो मुझे बोलेगा शर्मा जी अब पूरे 5 साल आपने पेमेंट कर दिया है, लगभग पूरा वैल्यू जो है उस मशीन की वो मैंने रिकवर कर चुका हूँ अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के साथ वो पूरा रिकवर कर लेता है, एंड यहां जाके वो ओनरशिप ट्रांसफर होती है एकदम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं हायर परचेस। इसमें दो एलिमेंट है हायर परचेस कॉन्ट्रैक्ट में। पहले मैंने खरीदा नहीं, मैं ओनर नहीं बनता। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, इट इज ऑफ हायर, मैंने किराए से लेके आया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं उसका किराया पे कर रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ, और मैंने गुड्स लेके आ गया, यूज कर रहा हूँ मैं उस गुड्स को, लेकिन आखिर में जाके मैं उसको खरीद लूंगा, और इसलिए इसका नाम है हायर परचेस। तो पहले बेलमेंट का एलिमेंट है इसमें। बेलमेंट मींस जब गुड्स दे दिया यूज करने को, तो उसने मुझे गुड्स दिया, मैं उसको ईएमआई पे कर रहा हूँ, हायर चार्जेस पे कर रहा हूँ, और जब फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा उसके बाद एक नॉमिनल अमाउंट पे करके मैं अपने नाम पे इस एसेट को कन्वर्ट करवा लेता हूँ। सो फर्क ये है कि यहाँ ओनरशिप यहाँ ट्रांसफर होती है। अगर सेल हो रहा है तो यहाँ ट्रांसफर हो गई थी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, यहाँ लास्ट इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर होती है। तो ये फर्क पड़ता है। इसमें अब फायदा क्या है, इसमें मैं बीच में कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता हूं। तो ये हायर परचेस में हमेशा एक ऑप्शन होता है। समझो मैं 1 साल बाद
मुझे लगता है कि यार फैक्ट्री नहीं चला पा रहे अपन, लॉस हो रहा है, 1 साल बाद यहाँ पे मैं ईएमआई पे करना बंद कर दूंगा, हायर चार्जेस पे करना बंद कर दूंगा और सेलर को बोलूंगा तुम अपने गुड्स लेके जा सकते हो। ये मुझे राइट है, ये ब्रीच नहीं कहलाएगा क्योंकि ये राइट दिया जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट में। इसका एम ही ये है कि जो बड़ी एसेट्स वगैरह होती हैं जिसमें हम पैसा नहीं फंसाना चाहते और हम श्योर नहीं है कि हम कल चलकर ये खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे या चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, जैसे फैक्ट्री हो गया, तो इसमें हमारा एक फायदा हो गया कि अगर हम नहीं भी चला पाए तो हमारा नुकसान कितना हुआ, सिर्फ हायर चार्जेस का। पूरा 1 करोड़ की मशीन नहीं खरीदना पड़ा हमको, हमको सिर्फ एक नॉमिनल अमाउंट जो भी हायर चार्जेस रहे होंगे उतने हमने पर मंथ पे किए, उतना ही लॉस हुआ। तो हम इसको बीच में कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर समझो अच्छी चल गई मशीन, हमारी फैक्ट्री अच्छी चल गई, हम सक्सेसफुल हो गए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम पूरी इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं और लास्ट में हम ओनरशिप प्राप्त कर लेते हैं। सो इसमें दोनों एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इज ऑफ हायर एंड इवेंचुअली इट हैज द एलिमेंट ऑफ सेल। तो सेल या परचेस, इसीलिए उसको हायर परचेस बोलते हैं क्योंकि पहले हायर पे लेके आए और आखिर में परचेस किया गया। सो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट भी थोड़े अलग है। तो हायर परचेस इज इन द नेचर ऑफ एग्रीमेंट टू सेल और सेल जो है वो ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी होती है उसमें। तो पहले हायर परचेस समझाया आपको। हायर परचेस एग्रीमेंट इज अगेन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायर ऑफ एन एसेट। तो इसमें पहला एलिमेंट है हायर ऑफ एन एसेट का, विच कंटेन्स अ प्रोविजन गिविंग द हायरर एन ऑप्शन टू परचेज, आगे चल के परचेस करने का ऑप्शन रहेगा। तो दूसरा एलिमेंट होता है इसमें परचेस सेल का। A hire purchase agreement has two elements. First is the element of bailment. Since the possession of goods is given to the buyer, buyer को goods दे दिया है अभी, and element of sale, since it contemplates an eventual sale, आखिर में सेल होगा। हायरर को ऑप्शन दिया जाता है either to become owner after payment of stipulated hire charges or installments, or to return the goods and put an end to the hiring। तो वो इवन बीच में भी इस कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर सकता है। The agreement must give, compulsory रहता है, the hirer an option to terminate the agreement and refuse payment of further installment if he so desires, and it is not called as breach. If hirer defaults in paying the installment, अगर समझो hirer ने hire charges pay नहीं किया, तो seller can also claim back the goods because he is the owner. Seller can terminate the agreement and resume the possession of the goods. अगर immediate transfer of ownership हो गया है तो इट इज अ सेल, इवन दो प्राइस इज पेड बाय इंस्टॉलमेंट। जैसे कार का एग्जांपल दिया मैंने ईएमआई वाला, तो भले ईएमआई पे हम उसका पेमेंट कर रहे हैं बट कार आज ही हम खरीद चुके हैं, ओनरशिप आज मिल चुकी है। तो इनका भी डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन ही है। तो सेल दिया है, वैसे डिफाइन किया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। Hire purchase, it is an agreement for hire of an asset conferring an option to purchase. ओनरशिप, सेल के केस में ओनरशिप किसकी है, तो ओनरशिप रहती है बायर की। तो ओनरशिप ऑफ गुड्स पासेस ऑन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो बायर इज ओनर। लेकिन हायर परचेस में बायर को अभी ओनरशिप नहीं मिली है, यहाँ पे ओनरशिप अभी सेलर की है, बायर को सिर्फ पोजीशन मिलता है। द ओनरशिप पासेस व्हेन द ऑप्शन टू परचेज इज फाइनली एक्सरसाइज, जब खरीदने का ऑप्शन वो एक्सरसाइज करेगा आखिर में बाय द इंटेंडिंग परचेसर, तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी आफ्टर कंप्लाइंग विद टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। तो यहाँ बायर बिकम्स द ओनर, यहाँ हायरर इज ओनली द पर्सन हु हैज द गुड्स, इसको हम बेली बोलते हैं। तो उसके पास पोजीशन है बट ही इज नॉट द ओनर, तो ओनर नहीं बनता। ओनर कौन है, तो सेलर इज द ओनर। After sale takes place, the buyer cannot terminate the contract and refuse to pay the price of the goods. So sale हो चुका है, भले EMI पे खरीदा हूं मैंने, बट फिर भी मैं ओनर बन चुका हूं, तो अब मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकता। अगर मैं खत्म करूंगा तो इट विल बी ब्रीच, तो मैं अभी बीच में तोड़ नहीं सकता। लेकिन हायर परचेस में तो ये राइट होता है। हायर परचेसर हैज अ राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम एंड देन ही इज नॉट बाउंड टू पे एनी फर्दर इंस्टॉलमेंट। On default by buyer, the seller cannot claim back the goods. ये जनरल रूल है, सेलर जनरली गुड्स क्लेम नहीं करता है सेल के केस में। हायर परचेस में ऑन डिफॉल्ट ऑफ एनी पेमेंट बाय हायरर, ओनर ऑफ द आर्टिकल हैज अ राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एंड टू रीगेन द पोजीशन ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, सो ये है सेल और हायर परचेस।
तो हायर परचेस की आप अकाउंटिंग भी देखोगे, मेरे ख्याल से इस साल नहीं है, आपको इंटर में देखने को मिलेगी। और आगे फिर हम अगले क्लास में इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। चलो एक बार घर पे रीड करो, कोई भी डाउट होंगे तो आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।